हेलो ऑनलाइन फैमिली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन एक पर्सनैलिटी के बारे में जो कि ना सिर्फ अपने बिजनेस, अपने विजन और अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो अपने प्रिंसिपल्स, एथिक्स और मोरालिटी के लिए भी उतने ही जाने जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर रतन टाटा के बारे में। ये सर रतन टाटा वही है जिनके बारे में बहुत कहा जाता है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि हाँ, मिलना तो चाहिए, बट जो खुद भारत का रत्न है और जिनके नाम पे अवार्ड एक देना चाहिए, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया को इनके नाम पे लॉन्च करना चाहिए, उनको क्या ही अवार्ड की जरूरत। वो अपने आप में, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो खुद अपने आप में एक अवार्ड है। तो आज की वीडियो में हम उनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं उनकी लाइफ में, और उनके प्रिंसिपल्स और एथिक्स को भी इसी वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर रतन टाटा जी का जन्म होता है 28 दिसंबर 1937 में इंडिया के शहर मुंबई में। ऑल्दो ये एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन लाइफ इनके लिए इतनी इजी नहीं होती जितनी बाकी सब लोगों के लिए होती है जो कि सिमिलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे ये 10 साल के होते हैं, इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और इनको इनकी ग्रैंड मदर, जो कि कहा जाता है इनकी दादो जो है, वो इनको पालती हैं। अब क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग इनकी ग्रैंड मदर करती हैं, तो उनसे ही इनको इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिलती हैं, जैसे कि कंपैशन और इंटेग्रिटी। और ये अपनी सारी की सारी अर्ली एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट करते हैं। जैसे ये अपनी अर्ली एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये चले जाते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वहां से बैचलर्स इन आर्किटेक्ट करने। आफ्टर स्टडिंग बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सर रतन टाटा जी को यह बात रियलाइज होती है कि इनको एडवांस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करनी है और इनको बिजनेस के बारे में और समझना है, और इनको थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी बिजनेस के बारे में लेना है। अपने फैमिली बिजनेस को चलाने से पहले इनको ये सब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ाई करनी है, ताकि ये अपनी कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन सके। तो इसके लिए ये एनरोल करते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई करते हैं। यहां तक भी हम सर रतन टाटा जी की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसे इंसान जिनके पास इंडिया में सब कुछ सेट था, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो कि अपने आप में एक हार्ड सब्जेक्ट है, उसको उन्होंने कॉर्नेल से पढ़ा। और यहां पर इसमें बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपने बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्हें यह बात रियलाइज थी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और है और बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस इंटेलेक्चुअलिटी और है। इसी वजह से उन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हुए और वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक गए बिजनेस को समझने के लिए। हार्वर्ड से पढ़ने के बाद फिर जा रहे हैं इंडिया और वहां जाकर अपने बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। तो उनकी इस एक इंटेलेक्चुअलिटी से हम ये चीज सीख सकते हैं कि हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहना चाहिए और इंसान को अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, और ताकि हम अपनी वीकनेसेस पे काम कर सके। कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट से डिग्री करने के बाद एक आम इंसान का ख्वाब यही होता है कि वो किसी कंपनी की एग्जीक्यूटिव पोजीशन में लग जाए, या किसी कंपनी में एज अ CFO या CEO या COO अपॉइंट हो जाए, और वो भी किसी आम कंपनी में नहीं, किसी टॉप कंपनी में। लेकिन सर रतन टाटा, जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट रखते थे और लोगों के लिए जिनके दिल में एक कंपैशन था, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अपनी हार्वर्ड और कॉर्नेल से डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी टाटा स्टील फैक्ट्री ज्वाइन की जमशेदपुर में, और वहां पे एज एन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं हुए, वहां पर इन्होंने शॉप फ्लोर में काम किया। अब जिन लोगों को शॉप फ्लोर का नहीं पता, शॉप फ्लोर बेसिकली वो एरिया होता है जहां पे आम वर्कर्स काम करते हैं और जहां पे किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्शन हो रही होती है। और वहां पर इन्होंने जब आम एम्प्लॉइज के साथ काम किया, वहां पर इनको पता लगा कि एक आम एम्प्लॉय की कंपनी के बारे में क्या सोच है और वो क्या चाहता है कि कंपनी में इंप्रूवमेंट हो। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, शॉप फ्लोर पे आप रेयरली देखते हैं किसी मैनेजर को, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ प्रोडक्शन होती है और यहां पर मैनेजर्स रेयरली आपको देखने में मिलते हैं। लेकिन सर रतन टाटा, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, उनके माइंड में सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट था। उनका ध्यान जो था वो कंप्लीट था कि कैसे इंप्रूवमेंट की तरफ जाया जा सकता है, कैसे हम जहां पर हैं यहां से और बेहतर हो सकते हैं।
इसीलिए जो उन्होंने सबसे पहली चीज की वो थी अपने एम्प्लॉइज के साथ इंटरैक्शन। अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने समझा कि वो क्या चाहते हैं इंप्रूव हो और कैसे ये काम और इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है। तो दैट वाज सर रतन टाटा फॉर यू। अब जिन रतन टाटा सर ने टाटा स्टील इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जस्ट एज अ वर्कर और वहां पर 29 इयर्स इंडस्ट्री में काम किया, इंडस्ट्री को समझा, अब 1991 आ चुका होता है और 29 इयर्स काम करने के बाद 1991 में उनको कंपनी का चेयरमैन अनाउंस कर दिया जाता है कि ये JRD टाटा के बाद कंपनी के नए चेयरमैन हैं। अब आप यहां पर एक और चीज देख सकते हैं कि इन्होंने 29 इयर्स काम को सीखा, एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर भी इनकी ह्यूमिलिटी और इनका कंपैशन और इनकी काइंडनेस सिर्फ इसी चीज से एनालाइज की जा सकती है कि इन्होंने आकर कोई कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं मांगी, इन्होंने आकर कोई बड़ी कोई पोस्ट नहीं मांगी। ये आए, काम को सीखा, वर्कर्स के साथ इंटरैक्ट किया और सीखा कि काम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 29 years he was appointed as chairman of Tata Industries। अब जैसे ही 1991 में रतन टाटा सर को टाटा सन्स का चेयरमैन अनाउंस किया जाता है, कई लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या सर रतन टाटा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर भी कर सकते हैं कि नहीं। कई अखबारात ये बातें भी करते हैं कि शायद सर रतन टाटा में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके। लेकिन सर रतन टाटा इन सबको गलत प्रूव कर देते हैं और ना ही बिजनेस को इंडिया में एक्सपैंड करते हैं बल्कि उसको इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करते हैं। अपने 21 ईयर टेन्योर में एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स सर रतन टाटा ने ऑलमोस्ट 30 कंपनीज को एक्वायर किया। लेकिन सबसे खास बात इन 30 कंपनीज की यह थी कि 30 कंपनीज ऑलमोस्ट 100 अलग अलग मुल्कों से ऑपरेट हो रही थी और वो 100 अलग अलग मुल्क इस दुनिया के 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में थे। जब सर रतन टाटा ने 30 अलग कंपनीज को एक्वायर किया जो कि ग्लोबल लेवल पे था, इस चीज ने एक बात तो प्रूव कर दी कि सर रतन टाटा जैसे बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस इंटेलेक्चुअलिटी रखने वाले लोग 1 in a century ही पैदा होते हैं। अब आइए सर रतन टाटा के बिजनेस एक्यूमेन और उनकी बिजनेस इंटेलेक्चुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 2004 में जब टाटा टी ने एक्वायर किया था टेटले टी को। अब ये टेटले टी को समझने की कोशिश करते हैं। टेटले टी है क्या? टेटले टी बेसिकली उस टाइम का यूके का वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी था और उस टाइम पे इंटरनेशनल परचेसेस इंडियन कंपनीज नहीं करती थी। तो इसका मतलब यह बना कि सर रतन टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया से पहली इतनी बड़ी ग्लोबल परचेज की और टाटा सन्स को $450 million लगे टू एक्वायर टेटले टी। लेकिन यह डील प्रॉब्लम्स के साथ आई। ऑल्दो इतना आसान नहीं था किसी भी टी कंपनी को इतने बड़े और इतने लार्जर स्केल पे एक्वायर करना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो ये थी फंडिंग की, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने लार्ज लेवल पे किसी टी कंपनी को एक्वायर नहीं किया था इंडिया में। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कल्चर। यूके की टी का अपना टेस्ट है लेकिन इंडिया का आदमी अलग तरीके से टी पीता है और इंडिया के आदमी का टी का टेस्ट डिफरेंट है यूके के आदमी से। लेकिन जब सर रतन टाटा जैसा लीडर मौजूद हो तो ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया सर रतन टाटा ने और इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बाद ना ही सिर्फ टाटा सन्स की एक्सपेंशन हुई बट टेटले टी भी वर्ल्ड्स ग्लोबल टी प्रोड्यूसर बन गई। दैट वाज रतन टाटा जी फॉर यू। टेटले टी के बाद जो एक अगली सक्सेसफुल एक्विजिशन थी सर रतन टाटा जी की वो थी कॉरिस ग्रुप की। कॉरिस ग्रुप उस टाइम की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर थी जो कि ऑलमोस्ट 18 मिलियन टन स्टील हर साल प्रोड्यूस कर रहे थे। कॉरिस ग्रुप का हेडक्वार्टर था यूके में
जो कि बना था 1999 में ब्रिटिश स्टील और एक डच कंपनी के मर्जर के बाद। लेकिन क्योंकि वो इतनी मैस प्रोडक्शन कर रही थी, ऑलमोस्ट 18 मिलियन टन स्टील हर साल प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनको अपने ऑपरेशंस के लिए फंड्स चाहिए थे और ये फंड्स वो रेज नहीं कर पा रहे थे। अब 2006 में सर रतन टाटा अपनी पहली मूव प्ले करते हैं ताकि वो कोरस ग्रुप को एक्वायर कर सकें और इनिशियल बिड इन्हीं सब में टाटा ग्रुप्स लगाते हैं $8 बिलियन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2006 में ही एक और ब्राजीलियन कंपनी कोरस ग्रुप को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड होती है। तो बात चलती है और मामला चला जाता है 2007 तक। और जैसे 2007 आता है, टाटा ग्रुप्स उस ब्राजीलियन कंपनी को बीट कर देते हैं बिड में और एट लास्ट $12 बिलियन में कोरस ग्रुप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे ही टाटा स्टील कोरस ग्रुप को 12.11 बिलियन में एक्वायर करता है, यह उस टाइम की सबसे हाईएस्ट एक्विजिशन कॉस्ट होती है किसी भी इंडियन कंपनी के थ्रू। लेकिन सवाल यह है कि क्यों टाटाज ने $12.11 बिलियन खर्च किया, वो भी सिंपल एक स्टील की कंपनी पे जो यूरोप में थी। इसका रीजन ये था कि टाटा स्टील उस टाइम 7 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रही थी और कोरस ग्रुप उस टाइम 18 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जैसे ही टाटाज ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया, दे हैड एक्सेस टू द प्रोडक्शन ऑफ 25 मिलियन टन्स। इसका दूसरा रीजन इसको एक्वायर करने का था एक्सेस टू यूरोप। जैसे ही कोरस ग्रुप को एक्वायर कर लिया गया, उनके पास पूरा यूरोप था अपना काम करने के लिए। तो ये सर रतन टाटा का मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने 12.11 बिलियन देकर पूरे के पूरे यूरोप पे अपनी एक्सेस ले ली, और ना ही सिर्फ एक्सेस ले ली बल्कि अपनी स्टील प्रोडक्शन को 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3.7 या 3.8 टाइम्स इंक्रीज कर लिया। अभी तक हमने जिन एग्जांपल्स की बात की है, उनमें एक चाय की कंपनी थी जो कि यूके में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर टाटा ने उनको खरीदा और उसको और एक्सपेंड कर दिया। और दूसरी तरफ थी हमारी कोरस ग्रुप, जो कि ऑलरेडी स्टील अच्छा प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन टाटा ने उनको एक्वायर करके अपना फायदा भी किया और इस तरह उनको 25 मिलियन टन स्टील जो है वो हर साल मिलना शुरू हो गया। यहां पर ये दोनों कंपनीज ऑलरेडी प्रॉफिट में थी, इतनी उनकी प्रोडक्शन थी। लेकिन अब जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, उसमें ये दो गाड़ियों की कंपनी, जिनको फोर्ड भी कह चुका था कि ये अब नहीं चलने वाली, लेकिन सर रतन टाटा का विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको पता था कि हम इनको किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जगुआर और लैंड रोवर की कंपनीज के बारे में। जगुआर और लैंड रोवर की कंपनीज को एक्वायर किया था फोर्ड ने, लेकिन उसके बाद फोर्ड ने यह बात मान ली कि इन दोनों कंपनीज को प्रॉफिट में लेके आना इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। लेकिन तब ही सर रतन टाटा का विजन बीच में आता है और उनका विजन क्लियर था कि मैं इन कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंपनीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। बात है 2008 की, जब एक ग्लोबल रिसेशन था और कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को एक्वायर करने से पहले 10-100 दफा सोच रही थी कि क्या हमें स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन तब ही सर रतन टाटा जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को टेक ओवर कर लेते हैं और जो ये प्राइस पे करते हैं वो है $2.3 बिलियन। अब जस्ट इमेजिन करें कि ग्लोबल रिसेशन चल रहा है और कोई पता नहीं कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन तब ही एक इंसान आता है, सिर्फ अपने विजन की बेस पे आते हैं और ये दोनों कंपनीज को फोर्ड से एक्वायर कर लेते हैं $2.3 बिलियन में। अब जब सर रतन टाटा इन गाड़ियों की कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, तो वो एक चीज इनमें नोटिस करते हैं कि दोनों कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आउटडेटेड हैं और इनका जो कंपेटिटर है उनके प्रोडक्ट्स इनसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी और इनसे ज्यादा अप टू डेट है। अब वो यहां पर ये स्ट्रेटेजी करते हैं कि वो इन गाड़ियों के नए मॉडल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि उस टाइम के लिहाज से बिल्कुल अप टू डेटेड होते हैं। और वो एक और काम करते हैं कि जो ऑलरेडी लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं वो उनको
रिजाइन नहीं करते या उनको निकालते नहीं है, वो बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टीम अपॉइंट कर देते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज को स्ट्रेटेजिकली हेल्प करती है। जो जैगुआर और लैंड रोवर के मॉडल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला मॉडल जो उन्होंने जैगुआर का इंट्रोड्यूस करवाया था वो था जैगुआर एक्सएफ, जो कि उस टाइम की एक लग्जरी सेडान थी। और दूसरा जो जैगुआर का मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो था जैगुआर एक्सजे, जो कि उस टाइम की एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। उसके बाद लैंड रोवर का उन्होंने जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था वो था रेंज रोवर इवोक। रेंज रोवर इवोक उस टाइम की यंगर ऑडियंस को बहुत अपील की थी और ये उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर प्रूव हुआ था रेंज रोवर इवोक। अब 2008 में जो बिजनेस एक लॉस में था उसको 2010 आने तक एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय मेकिंग सम चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट। और 2015 आने तक टाटा मोटर्स JLR की ऑलमोस्ट 500,000 गाड़ियां बेच चुके होते हैं। और फिर 2018 आने तक टाटा मोटर्स का 75% रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ जैगुआर लैंड रोवर। तो वो कंपनी जो ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2008 में एक लॉस मेकिंग थी, 2018 आने तक टाटा मोटर्स का 75% ऑफ रेवेन्यू जैगुआर और लैंड रोवर से आ रहा था। यह था विजन सर रतन टाटा का, यह था बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस इंटेलेक्चुअलिटी के ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज पॉसिबल एंड हाउ विल ही मेक इट पॉसिबल। इसी JLR बिजनेस की सक्सेस के बाद ही सर रतन टाटा जी ने एक बहुत फेमस कोट कही थी, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। इसका सिंपल मतलब यह है कि मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, मैं एक फैसला लेता हूं और फिर बाद में उसको ठीक प्रूव करता हूं। सो दैट वाज रतन टाटा फॉर यू। उनका विजन इतना था कि उनको पता था कि जो फैसला वो कर रहे हैं, जो डिसीजन वो लेने वाले हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक ही होगा। सर रतन टाटा ना ही सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन थे बल्कि वो अपनी कंट्री के साथ भी उतना ही सिंसियर थे जितना वो अपने बिजनेस के साथ। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखने को मिलती है जब 2008 में उनके ताज होटल पर टेररिस्ट्स अटैक कर देते हैं और तब वो एक बहुत फेमस बात करते हैं कि अगर आपको पूरे के पूरे होटल की बिल्डिंग को भी ब्लास्ट करना पड़े, जस्ट डू इट, बट कोई भी टेररिस्ट बच के नहीं जाना चाहिए। तो ये बात कर देना सिर्फ रतन टाटा ही ये बात कर सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज की डेथ होती है इस टेररिस्ट अटैक में, वो इन सब एम्प्लॉयज के घर जाते हैं और इन सब एम्प्लॉयज की फैमिलीज को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। जैसे ही वो 2012 में अपनी चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर होते हैं, वो कुछ कंपनीज की मेंटोरशिप भी करते हैं और उन कंपनीज के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन कंपनीज में है ओला, पेटीएम, लेंसकार्ट, अर्बन क्लैप, लेब्रैट, स्नैपडील, फर्स्ट क्राई और क्योरफिट। और ये कुछ ही कंपनीज हैं जिनका रजिस्टर्ड है कि इन्होंने इनकी मेंटोरशिप की है। ऐसी कई कंपनी भी हो सकती हैं जिनका रजिस्टर्ड ना हो लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से हेल्प या एडवाइस सर रतन टाटा से ली हो। बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस इंटेलेक्चुअलिटी, विजन, काइंडनेस, लीडरशिप, पेशेंस और साथ ही साथ अपने कंट्री के साथ सिंसेरिटी, ये चीजें तो थी सर रतन टाटा में। लेकिन एक और फैक्ट मैं आप लोगों को बताए चलता हूं कि जितने भी रिचेस्ट बिजनेसमैन हुए हैं उन सब ने अपनी वर्थ का, नेटवर्थ का कुछ ना कुछ हिस्सा डोनेट किया है और उनकी लिस्ट में आपके आगे रख दिए देता हूं। नंबर 4 पर आते हैं सोरेस, जिन्होंने ऑलमोस्ट $32 बिलियन डोनेट कर दिए हैं चैरिटी में। नंबर 3 पर आते हैं वॉरेन बफे, जिन्होंने $32.1 बिलियन डोनेट किया है। नंबर 2 पर आते हैं बिल गेट्स, जिन्होंने $79 बिलियन डोनेट किए हैं। और नंबर 1 पर आप यकीन नहीं करेंगे कि कौन आते हैं,
दुनिया में इनसे ज्यादा डोनेशन अभी तक किसी ने नहीं दी। द वन एंड ओनली सर रतन टाटा, जिन्होंने 102 बिलियन डॉलर्स चैरिटी में डोनेट कर दिया। दिस इज सर रतन टाटा फॉर यू ऑल। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं तो एक ही बात ही कहूंगा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।